हेलो विद्यार्थियों, लाली वर्मा मैडम की ओर से, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ ये आशा उम्मीद भी कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को ऊर्जा के साथ कर रहे हैं ना। क्योंकि पाठ भी हम यही पढ़ रहे हैं। पाठ पुस्तक है हमारी स्पर्श और पाठ चौथा नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी। प्रीवियस वीडियो आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के जीवन से जुड़े जो मुख्य पहलू थे उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की होगी। इससे पहले भी आपने नाम तो सुना ही था। और उसी के साथ साथ एक और बात मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी समाधान, जो आपके पाठ के पीछे दिए हैं। मौखिक होंगे, लिखित होंगे, साथ ही साथ आशा स्पष्ट भी। जो भी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि कोई भी प्रश्न मिस ना हो जाए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये पाठ है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, समझना है और उन उत्तरों को किस तरह से निर्माण कर सकते हैं। कभी कभी आप ही पूछते हैं ना, आप विद्यार्थी, कि क्या हम हर एक प्रश्न का या किसी भी प्रश्न का उत्तर मन से लिख दें मैडम? तो मन से लिखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, उस विषय की संपूर्ण जानकारी भी जरूरी है। तब कहीं जाकर हम मस्तिष्क में कोई भी आंसर फॉर्म कर पाते हैं और उसको एक कंस्ट्रक्ट, एक रूप दे पाते हैं। समझ में आया? तो हर एक पार्ट की जानकारी, हर एक विषय का जो भी वीडियो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर देखेंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आगामी जब आप कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे, उनके लिए तैयारी करेंगे, तो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। ओके, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ। मस्तिष्क को खुला छोड़िएगा और ध्यान यहां पर लगाना है वीडियो पर। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, मौखिक प्रश्नों की ओर। ओके, आशा करती हूं कि आप हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और उसका जो उत्तर है उसका भी निर्माण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी जो लिसनिंग स्किल है उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। जैसे कि भाषा के 4 उद्देश्य होते हैं, मैं आपको एक बार और बता देती हूं कि भाषा के 4 उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो है, यदि हम अंग्रेजी के वर्ड में देखें कि देखिए यहां पर मैं बात करती हूं LSRW, ठीक है। L फॉर लिसनिंग। लिसनिंग स्किल मीन्स श्रवण कौशल। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हमें सबसे पहले सुनना चाहिए। यदि हम किसी बात को सुनेंगे ही नहीं तो उसको ऐसे कुछ भी हमने सुना, सही से नहीं सुना तो हम उसको उसी प्रकार से प्रोनाउंस भी करेंगे, तो फिर हमारा उच्चारण भी गलत होगा। और जब हम सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? बोलेंगे नहीं तो रीड कैसे करेंगे और उसके बाद लिखकर कैसे आएंगे? तो सबसे पहली जो स्किल है वो लिसनिंग स्किल है, अर्थात श्रवण कौशल है। ओके, देन आती है स्पीकिंग। जितने अच्छे से, आपने सुना है ना कि जितना अच्छा जो श्रोता होता है उतना ही अच्छा वो वक्ता बनता है। तो किसी भी कार्य को या किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहली जो कुशलता होती है वह है लिसनिंग स्किल। तो अपनी लिसनिंग स्किल अर्थात सुनने की प्रक्रिया को विकसित करते रहिए। जब बात हो सुनने की तो सिर्फ और सिर्फ सुनना है, सुनने के साथ साथ बोलना नहीं है या यहां वहां ध्यान नहीं लगाना है। क्योंकि भाई हम लोग दशानन तो है नहीं कि एक सिर से सुन लेंगे दूसरे से बोल देंगे। ध्यान तो एक ही है ना हमारे पास। तो ध्यान एकाग्रता के साथ यहां पर सुनना है और सुनकर फिर बताना है कि अच्छा, तो ये पूछा गया है कि रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? प्रकृति प्रेमी तो वे थे ही, नेचर को बहुत लव करते थे वे। साथ ही साथ जो भी आसपास जो माहौल रहता था उसको उसको उसमें डूब जाते थे और पूरी तरह से लीन हो जाते थे। उसके अलावा और क्या थे बताइए? और उनमें किस तरह की जिज्ञासा थी? वैज्ञानिक चेतना की, हर एक बात की तह तक जाने की। याद आया ना प्रीवियस वीडियो में
कि जब वो समुद्र में जा रहे थे किसी सैर पर, तो वो देखते गए और उनके मस्तिष्क में क्वेश्चन आया कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, और जब तक वो उस उत्तर तक नहीं पहुंचे चैन से नहीं बैठे। रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक भी थे। उनके अंदर सशक्त वैज्ञानिक की जिज्ञासा थी, फलस्वरूप वे विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन गए। अगला प्रश्न, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी? कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी थी? कि सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि नीला होने का कारण, कि आखिर पानी नीला क्यों होता है, और दूसरा समुद्र का रंग नीला होने के अलावा और कुछ क्यों नहीं होता। ये भी सही बात है कि नीला होता है तो क्यों होता है, और नीले के अलावा और कोई सा क्यों नहीं होता। ये दो जिज्ञासाएं उनके मन में सबसे पहले समुद्र को देखकर उठी थी। अगला प्रश्न है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? याद कीजिए, उनके पिताजी उनको कौन से विषय पढ़ाते थे? एक तो गणित, दूसरा फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, रामन के पिता गणित और भौतिकी अर्थात समझ में आया फिजिक्स के शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा रामन को इन दोनों विषयों के प्रति आकर्षित किया, और पिता की मेहनत, पिता की लगन और बालक की तीव्र बुद्धि का उदाहरण आप हम सब देख ही सकते हैं। इस कारण आगे चलकर रामन ने जगत प्रसिद्धि पाई, दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, विश्वविख्यात हो गए। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? वाद्य यंत्र समझते हैं? वाद्य यंत्र मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मतलब ये पूछना चाहते हैं कि वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि, जो आवाज निकलती है, तो उसमें वे क्या जानना चाहते थे, क्या इच्छा थी उनकी? वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलना चाहते थे। वे ये जानना चाहते थे कि ये ध्वनियां कहां से आती हैं। किसी वाद्य यंत्र की कुछ अलग आवाज होती है, किसी की कुछ अलग होती है, ऐसा क्यों? जबकि उनकी बनावट, उनके जो भी पुर्जे हैं वो सब समान होते हैं, उसके बाद भी उनकी जो ध्वनि रहती है, जो साउंड रहता है, वो अलग क्यों रहता है? इसके पीछे की वो पूरी बारीकी तक पहुंचना चाहते थे। वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने अनेक देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करने पर ही जड़ तक पहुंचा जा सकता है, यूं ही नहीं कि किसी ने कह दिया ये इसलिए होता है तो हमने कहा अच्छा मान लिया। जब तक उसकी तह तक नहीं पहुंचा जाए, जब तक उसकी जड़ तक नहीं पहुंचा जाए, हम यदि किसी की बात मान लेते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। और आपने ध्यान दिया है कभी कि हम किसी की बात को कभी कभी नहीं मानते हैं? उस नहीं मानने के पीछे क्या है? उसके पीछे यही है कि हमें उस विषय में थोड़ी जानकारी है जो कि उसकी बात से मेल नहीं खा रही है, मैच नहीं कर रही, इसलिए हम उसकी बात नहीं मानते हैं। और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि लो तुम तो अपनी अपनी चलाते हो। अरे भाई, अपनी अपनी नहीं चलाते हैं। हाँ, यदि किसी विषय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी तो कोई भी कुछ भी कह देगा, हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। लेकिन यदि किसी बात की जानकारी हमें है तो फिर हम उसकी बात को यूं ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। तो उन्होंने वाद्य यंत्रों की जो ध्वनियां थी, जो साउंड्स थे, उनमें तह तक गए, जड़ तक गए और ये सब देखा कि देशी वाद्य यंत्र या जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और फॉरेन के जो हैं, उसमें क्या अंतर है, ये सब उन्होंने देखा। और देखने के बाद कुछ नतीजा भी निकला। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? अब सरकारी नौकरी, वो भी अच्छी खासी नौकरी, बहुत अच्छी, उनको तनख्वाह भी मिलती थी, सरकारी सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती थीं। बावजूद इसके उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। क्या उन्होंने जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया? क्या उनके निर्णय से उनको पछतावा हुआ? नहीं, क्योंकि सोच विचार करके लिए गए निर्णय कभी भी पछतावे का कारण नहीं बनते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग या जो भी अनुभवी हैं कि कोई भी निर्णय एकदम से नहीं लेना है, थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, समझना है, उसका सही और उसका गलत या लाभ या हानि के बारे में भी सोचना है कि यदि मैं इस रास्ते पर गया
तो ये हो सकता है, यदि इस रास्ते पर गया तो ये हो सकता है। थोड़ा सा रुकना है, ठहरना है, सोच विचार करना है, उसके बाद अगला कदम बढ़ाना है। उन्होंने सोच विचार कर निर्णय लिया और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना वैज्ञानिक अध्ययन और शोध कार्य करने की थी, जो कि कलकत्ता की जो विश्वविद्यालय था उसमें उन्होंने वो कार्य किया। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरें ले रहा था? उनके मन में कई सवाल उठते रहते थे, कई सवाल हिलोरें खाते रहते थे कि ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं वो कभी शांत नहीं बैठते हैं। शांत बैठने का मतलब ये नहीं हाथ पैर चलाते हैं, उनका मस्तिष्क बस क्वेश्चन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, क्या, सब के पीछे जाता रहता है, घूमता रहता है, और जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते चैन की सांस नहीं ले पाते हैं। रामन प्रभाव की खोज के पीछे समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरें ले रहा था। उन्होंने आगे उसी दिशा में प्रयोग किए जिसके परिणति रामन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज के रूप में हुई। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया था? जो प्रकाश तरंगे हैं उसके बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया था? प्रकाश की तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। अति सूक्ष्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा, एकदम तेज स्पीड है ना, उसके समान है। उन्होंने सूक्ष्म कणों की तुलना बुलेट से की और उसे फोटोन नाम दिया। याद रखिएगा कि जो सूक्ष्म कण थे उनको फोटोन नाम दिया। अब है अगला प्रश्न, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? रामन जो खोज करते रहे उसमें कौन कौन से अध्ययन जो सहजता के साथ पूरे हो गए, और कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो भी ऐसे आसान वाले कार्य नहीं, रिसर्च, वो आसानी से किए जाने लगे। रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज बनाया। उनका जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम होते हैं, है ना, न्यूक्लियर, ये सब कुछ उसका उन्होंने बड़े डीपली अध्ययन किया और उसकी खोज को उन्होंने सरल बनाया। पहले उस नाम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था और मतलब वैज्ञानिक रामन के कार्य से ये काम भी सहज हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? जब कॉलेज में थे वे, तो उनकी सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या थी? वे क्या करना चाहते थे? ओके, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को पूरा करने में ही लगाएं। रिसर्च करते रहना चाहते थे, हर एक बात की तह तक, उसकी जड़ तक पहुंचना चाहते थे। वो हर एक कार्य जो भी हुआ, चाहे वो प्राकृतिक हो या मैनमेड हो, उसके पीछे का रीजन जानना चाहते थे, उसके कारण तक पहुंचना चाहते थे। और बस यही उनका मस्तिष्क हमेशा इसी में उधेड़-बुन में लगा रहता था कि क्या है, कैसा है, क्यों है, किस तरह से इसको किया जाएगा। या फिर सुना ना आपने, देखा ना कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, और भी ऐसे कई अनगिनत सवाल उनके मस्तिष्क में उपजते रहते थे। और वे बस यही कार्य हमेशा कि सारा जीवन शोध कार्य के पूरा करने में लगा, उनका यही हार्दिक इच्छा थी। परंतु इसे कैरियर के रूप में अपनाने की उनके पास कोई खास व्यवस्था नहीं थी कि शोध कार्य या रिसर्च को ही अपना करियर बना लिया जाए। उस समय ऐसा कुछ नहीं था जिसके माध्यम से वो उसको करियर के रूप में चूज कर पाते। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों ने रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? बहुत अच्छे से प्रश्न को सुनिए कि वाद्य यंत्रों पर जो खोज की थी, वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनका जो साउंड या ध्वनि पर जो उन्होंने अध्ययन किया, रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? कुछ भ्रांति थी, कुछ मतलब कंफ्यूजन्स थे कि ऐसा होता है, वो अच्छा होता है, वो बुरा होता है, ऐसा होता है, ये इसलिए साउंड आता है क्योंकि इसका ये बनावट है, इसकी ये बनावट है, और कुछ ऐसी हैं इसलिए उनका मतलब। देखिए क्या वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों ने रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। उन्होंने इसका खंडन कर दिया कि ऐसा नहीं है।
विदेशी वाद्य यंत्र हो या भारतीय वाद्य यंत्र हो, सब अपने अपने स्थान पर अपनी बनावट के आधार पर एकदम सही है। किसी की तुलना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, या ऐसा नहीं है कि विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वाद्य यंत्र, वो बहुत अच्छे हैं और भारतीय नहीं है। इस भ्रांति को उन्होंने तोड़ दिया, इस कंफ्यूजन को उन्होंने एकदम झुटला दिया कि जो लोग सोचते हैं वो गलत है। भारतीय या जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी वही ध्वनि है, और चाहे वह विदेशी हो उनमें भी वही है। अक्सर मानवीय प्रवृत्ति रहती है दूर के ढोल सुहावने लगना, दूर की वस्तु को बहुत अच्छा कहना, और हमारे पास जो है, हमारे आसपास जो है, उसको हम बुरा भला कहते रहते हैं। तो इस भ्रांति को भी उन्होंने तोड़ दिया। अगला प्रश्न, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? नौकरी संबंधी जो निर्णय था वो कौन सा उनके लिए बहुत कठिन था? सरकारी नौकरी में थे, अच्छे खासे पद पर थे, बहुत अच्छी सैलरी या तनख्वाह भी उनको मिलती थी। ना केवल सैलरी बल्कि बहुत सारी उनको सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त होती थी। उसी समय उनको विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए आमंत्रित करने की बात की गई या नियुक्त करने की बात की गई, और उनसे ये कहा गया कि आप सरकारी नौकरी छोड़कर इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अचानक से वे निर्णय नहीं ले पाए, और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अचानक से निर्णय तो नहीं लेता, क्योंकि बात थी सरकारी नौकरी की, जिसको पाने के लिए लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और तैयारी में जुटे रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए। जो कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कुछ इस तरह की बातें हैं जो उन्होंने थोड़ा सोचा, सोच विचार कर किस नतीजे पर पहुंचे वो देखिए। रामन के लिए नौकरी संबंधी यह निर्णय बहुत कठिन था जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद रिक्त था या खाली था, और आशुतोष मुखर्जी ने उनसे इस पद को स्वीकार करने का आग्रह किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि तुम्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक कार्य है, समय, ड्यूरेशन, ऐसा नहीं कर सकते कि सरकारी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए। उसके तबादला, या यूं कहें कि उसको आप रिजाइन देते तभी ये नौकरी ज्वाइन कर सकते थे। प्रोफेसर की नौकरी की अपेक्षा उनकी सरकारी नौकरी ज्यादा वेतन तथा सुविधा से भरी थी। अब देखिए, यहाँ जो प्रोफेसर की नौकरी के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था, उससे जो उनकी सरकारी नौकरी थी उसमें ज्यादा वेतन भी था, सैलरी भी थी और सुविधाएं भी अधिक थीं। फिर भी उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी को स्वीकार किया। कितना बड़ा निर्णय, क्योंकि उनके लिए सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक सरस्वती की साधना थी। इसलिए यह निर्णय करना सचमुच हिम्मत का काम था। कौन छोड़ेगा सुख सुविधाएं? किसको बुरी लगती हैं सुख सुविधाएं? एक बार सुख सुविधा का जो आदी हो गया वो तो उनसे बिल्कुल हटना ही नहीं चाहेगा। परंतु धन्य हैं, धन्य थे वे वीर सपूत ही कहेंगे हम, मां सरस्वती के लाल, जिन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र देकर वैज्ञानिक क्षेत्र में अपने आप को समर्पित किया और विश्व विख्यात हो गए। अगला प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? बहुत अधिक सम्मानित किया गया उनको, कई पुरस्कार उनको प्राप्त हुए। कौन कौन से? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। याद रखिएगा, सन 1924 में 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया। रॉयल सोसाइटी की कब? सन 1924 में। उसके बाद सन 1929 में सर की उपाधि दी गई। सर की उपाधि, उनके नाम के आगे सर, ये उपाधि दी गई। कब? सन 1929 में। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, 1929 में सर की उपाधि। उसके बाद 1930, देखिए 24, 29 और 30 लगातार सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए, जो सर्वोच्च सम्मान कहलाता है, होता है। रोम का मैथ्सी पदक भी मिला, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक मिला, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक भी मिला,
सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला और आदि लिखा है, मतलब और भी कई पुरस्कारों से सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा ताकि जब आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो यहां वहां कंफ्यूज ना हो आप। बहुत ध्यान से। ओके, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो भी वैज्ञानिक रामन को जो पुरस्कार मिले तो उन्होंने भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय चेतना, चेतना अर्थात बुद्धि, उसको जागृत किया, एक्टिव मोड में लेकर आए। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेरणा, बिल्कुल। प्रतियोगिता, जब हम कहीं जैसे कक्षा में या क्लासरूम में भी एक प्रतियोगिता होती कि अच्छा इसके इतने मार्क्स आए, अब मुझे भी चाहिए, मैं भी मेहनत करूंगा। तो इस तरह से एक दूसरे की सफलता को देखते हुए आत्म प्रेरणा भी आती है और साथ ही साथ हमें आगे बढ़ने की भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। संभवतः ऐसा ही कुछ हुआ हो। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतवर्ष को एक नया सम्मान और आत्मविश्वास दिया। हर भारतीय के मन में, खास तौर से जो उस फील्ड में थे, उसमें हर एक व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में वैज्ञानिक चेतना की उपज अब लहरें हिलोरें खाने लगी। रामन नव युवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जन्म दिया। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। जिस कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी मेहनत और समर्पण भाव के साथ किया जाता है, उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को कार्य के प्रति समर्पित कर देते हैं तो सफलता तो मिलनी है, बशर्ते कि हम उसमें 100% दें, अपना 100% लगा दें। उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया और देश के भावी नागरिकों को भी एक सफल वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। यहां पर आती है कि हमारी भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव होना। अक्सर क्या होता है, कहते हैं ना, चंद किताबें क्या पढ़ ली, अपनी संस्कृति से विमुख हो लिए, या शहर में जाकर क्या बस गए, गांव से बाय बाय कर लिया, ये सुनने को मिलती है। लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट भावना थी, अटूट श्रद्धा की भावना थी। भारतीय संस्कृति का वे सम्मान दिल से करते थे और उनका ये जो परिणाम था, इसका परिणाम स्वरूप ये मिला कि सभी भारतीय, जो कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे हमें से मिलाने की चाह रखती है, ऐसा कुछ सुना है ना आपने। तो ये सारी जो बातें की गई कि उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं उसके प्रति इंटरेस्ट होना सबसे मेन कारण होता है उसके सफल होने में। जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति रुचि ही नहीं होगी, इंटरेस्ट ही नहीं होगा, बस बोझ लेकर धक्का दिए किए जा रहे हैं वो सफल नहीं होगा। तो कोई भी कार्य करो पूरे समर्पण भाव के साथ करो, इंटरेस्ट के साथ करो, फिर देखिए कितना मजा आएगा। समय का भी पता नहीं चलेगा कि कितने घंटे बीत गए, क्या हो गया, और हम उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा भी कर पाएंगे। यही हुआ कि उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी इंटरनेशनल फेमस हो गए थे, वे विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया। भारत के जो भी विज्ञान से जुड़े छात्र थे, जो भी वैज्ञानिक चेतना जिनके मन में जागृत थी, उनको उन्होंने बहुत अधिक प्रेरित किया और भावी नागरिकों को भी एक सफल वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के अब ये आ गए हैं थोड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमें थोड़ा अधिक लिखना होगा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ये प्रश्न शामिल होंगे। ओके, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? ओहो, क्या बात कही है। हठयोग शब्द सुना है आपने? हठयोग, हठयोग का अर्थ आपने सुना है? बालहठ, राजहठ, जोगहठ। हठ मतलब जिद, जिद मतलब यूं कहें जुनून,
जुनून को हम कह सकते हैं सकारात्मक सनक, सनकी कह सकते हैं। सकारात्मक सनक व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती है और ना केवल परिवार, समाज या हमारे देश में ही प्रसिद्धि प्राप्त प्रदान देती है, कराती है, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित करती है। तो रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? देखिए, हठ योग मतलब कि जिद के साथ, अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य को पूरा करना। रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। जहां रास्ते में बाधा ही ना आए, उस रास्ते पर चलने का मजा ही क्या है। जहां कुछ मुश्किलें ही ना आए, उस रास्ते पर आगे बढ़ने का मजा ही क्या है। जहां कोई टांग खींचने वाला ही ना हो, उसको होते हुए आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो मुश्किलें हो, बाधाएं हो, या लोग आपको पीछे खींच रहे हो, तब भी हमें आगे ही बढ़ना है। यही हमें लोगों से अलग करता है। जब कभी कोई ऐसा लगे कि ओहो मैं कार्य कर रहा हूं, देखो ये चिढ़ा रहे हैं, या लगता है लैग पुलिंग हो रही, तो करने दीजिए। यही आपके आत्म प्रेरणा को बल प्रदान करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए उनको जो भी कार्य करने थे उसमें उन्हें जो परिस्थिति थी एकदम उल्टी थी, विपरीत थी। ऐसा नहीं है कि कोई सफल व्यक्ति होता है तो उसके जो परिस्थितियां थी, वातावरण या लोग उसका हमेशा साथ देने के लिए खड़े हैं। बहुत सारे लोग पीछे धक्का देने का प्रयास करते हैं, पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। तो उस पीछे खींचने में ही तो हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जो इलास्टिक रहती है रबर, जितना अधिक खींचोगे, गुलेल जानते हो, गुलेल जो ऐसे पत्थर रखकर मारा जाता है, जितना अधिक उसको खींचते हैं पत्थर उतनी ही दूर जाता है। खींचने दीजिए, लैग पुलिंग करने दीजिए, आगे बढ़ना है, हौसले बनाए रखना है। तो उनके विपरीत थी। वे बहुत महत्वपूर्ण तथा व्यस्त नौकरी पर थे। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हो गई थी, समय की कमी थी, स्वतंत्र शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। जिस तरह के शोध या रिसर्च वे करना चाहते थे उसके लिए उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी। ले देकर कलकत्ता में वे एक छोटी सी प्रयोगशाला ही थी जिसमें बहुत कम उपकरण थे, साधन थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शोध कार्य दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव था। यह रामन के मन का दृढ़ हट था, एक जिद थी, एक जुनून था कि मुझे तो कार्य करना ही है, जिसके कारण वे शोध जारी रख सके। इसलिए उनके प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग कहा गया है। यह हठ योग विज्ञान से संबंधित था, इसलिए आधुनिक कहना उचित था। ठीक है, इसलिए इसके आगे आधुनिक जुड़ा है। हठ, जिद, योग, ध्यान। और आधुनिक क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक था, इसलिए आधुनिक हठ योग अर्थात हठ योग के साथ आधुनिक शब्द जुड़ा है। क्या बात है, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न अति 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 महत्वपूर्ण है। जब भी कभी रामन से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आएगा ही, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें उनके जो कार्य थे उनके बारे में दिया गया है, उनकी संघर्ष के बारे में दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। रामन की खोज, जो रामन प्रभाव थी, रामन इफेक्ट, वो क्या है? रामन की खोज को राम प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रामन ने अनेक ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया। ठोस और तरल, सॉलिड और लिक्विड पर जो प्रकाश की किरणें रहती हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या रवेदार पदार्थ से गुजरती है, कोई भी रे जब एकदम लिक्विड या थोड़े से भुरभुरा रवीले पदार्थ की ओर गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। मतलब जो रेज आती हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, वो स्ट्रेट नहीं जाती जैसे ही जाती हैं, क्योंकि वो लिक्विड है। जैसे देखिए, आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा। मान लीजिए, एक सेकेंड, आई एम ट्राइंग। ओके, जैसे कि कुछ भी, ये कांच का ग्लास है, इसमें पानी भरा है, ठीक है, और यहां पर ये किरणें आ रही हैं। तो अब जो किरणें आएंगी वो सीधी की सीधी नहीं जाएंगी, वो कुछ घुमावदार करके और कहीं ना कहीं उनमें देखिए परिवर्तन आ जाएगा। गुजरने के बाद वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, एज इट इज नहीं जाती हैं वो। ओके,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक वर्गीय प्रकाश की किरण के फोटोन तरल या रवेदार पदार्थ से गुजरते हैं तो उनके अणुओं से टकराते हैं। तो इस टकराव के परिणाम से या तो ये ऊर्जा का कुछ अंश पा जाते हैं या कुछ खो देते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। जो स्पीड है, जिस तरह से वे मतलब जो भी रेज या किरणें आ रही हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ओके, एक वर्षीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है उसी के अनुसार उसका वर्ग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? रामन प्रभाव के बाद ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो विज्ञान के क्षेत्र में संभव हो गए, जो पहले नहीं थे, अर्थात पहले जो पॉसिबल नहीं थे और रामन इफेक्ट या रामन प्रभाव के बाद वे संभव हो गए। देखते हैं। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। उनका जो इंटरनल था, है ना, उसका अध्ययन, उसकी स्टडी इजी हो गई। पहले इस काम के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा और इससे बहुत सुविधा हुई। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी भी देती है। इस जानकारी के कारण पदार्थों का संश्लेषण करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो सका, जो कि पहले बहुत मुश्किल या यूं कहें कि असंभव था। ठीक है, इतनी बड़ी उपलब्धि विज्ञान को दी वैज्ञानिक चंद्रशेखर रामन जी ने। अगला प्रश्न। देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालना है कि सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने वैज्ञानिक चेतना पर किस तरह से अपना सहयोग दिया, किस तरह से उनके वैज्ञानिक क्षेत्र में आने से विज्ञान में और कौन कौन से सकारात्मक बदलाव आए और कौन कौन से मतलब जो योगदान है जिससे बहुत महत्वपूर्ण एक नई क्रांति आ गई। यूं कह सकते हैं कि विज्ञान में या विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी सर वेंकट रामन ने। रामन के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी तथा वे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन के विकास के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। फिर से मैं यहां कहूंगी कि जीवन में संघर्ष आता ही है और जो जीवन में जो संघर्ष आता है उसका स्वागत हर्ष के साथ करते रहते हैं, उनका जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता जाता है। जो जरा सी मुश्किलों में घबरा जाते हैं तो फिर वो वहीं ठहर कर रह जाते हैं, वहीं थम कर रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर कि अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद आते हैं जब उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर अर्थात रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। भौतिकी अर्थात फिजिक्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। शोध पत्रिका भी उन्होंने आरंभ की ताकि आगे आने वाली जनरेशन को उससे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हो सके। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। जो करंट साइंस मतलब जो जैसे करंट अफेयर्स होते हैं, वर्तमान साइंस जो भी चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने किया। रामन केवल प्रकाश की किरणों तक ही नहीं सिमटे थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से पूरे देश को आलोकित और प्रकाशित किया। कितनी अच्छी बात लिखी है लेखक ने कि सिर्फ वे प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं थे, उनका जो एरिया था वो लिमिटेड नहीं था, असीमित था। अथाह सागर की भांति उन्होंने अपने, देखिए लिखा है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से संपूर्ण दुनिया को प्रकाशित कर दिया, आलोकित कर दिया। आलोकित अर्थात भी प्रकाशित होता है, रोशन कर दिया।
ये होते हैं कार्य। और ये कोई अचंभित करने वाले ऐसा नहीं है कि अब वो तो वो थे इसलिए उन्होंने कर लिए। वो भी बच्चे थे, वो भी आप ही की तरह थे, आप ही की तरह विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे। बस ध्यान ये रखना है कि प्रतिभाएं सब में होती हैं, हुनर सब में होते हैं, बस किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। तो अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर के टैलेंट को कभी भी छुपाना नहीं है। जागृत कीजिए और उस टैलेंट को निखारते रहिए, अपनी प्रतिभा को निखारते रहिए। अधिक से अधिक समय कार्य में दीजिए, ना कि व्यर्थ की बातों में, क्योंकि व्यर्थ की बातें हमें कुछ नहीं देती हैं। हाँ, हम उस समय का सदुपयोग करके अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे तो हम भी एक दिन दुनिया को प्रकाशित कर ही देंगे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर वेंकटरामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेशों को अपने शब्दों में लिखिए। जो भी उनके जीवन से हमें संदेश मिले हैं या जो भी प्रेरणा मिली है उन्हें बताना है। सर चंद्रशेखर वेंकटरामन ने कहीं भाषण के द्वारा अपना संदेश प्रसारित नहीं किया। मतलब उन्होंने अपने आप को कभी भी नहीं बताया कि मैं क्या हूं। समझ में आया? रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जो वास्तविक रूप में गुणी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, वे कभी भी अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करते हैं। क्योंकि हीरा कभी नहीं कहता कि मुझे देखो मैं कितना मूल्यवान हूं, मैं कितना कीमती हूं। सूरज कभी नहीं कहता कि अरे मुझे देख लो ना, थोड़ा टॉर्च जला के मैं कितना रोशन करता हूं दुनिया को, नहीं कहता। ठीक उसी प्रकार से एक गुणी व्यक्ति अपने गुणों की चर्चा या अपनी अच्छाइयों की बातें स्वयं नहीं बताता है। उसके गुणों की चर्चा तो एक सुगंधित पुष्प की तरफ चारों तरफ अनायास या अपने आप या स्वतः ही बिखर जाती है। उन्होंने कभी भी अपने भाषण में अपना प्रचार या अपनी बात नहीं कही। उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया वह भाषण से भी प्रभावी संदेश देने का माध्यम था। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके, कहते हैं ना, किसी व्यक्ति का चरित्र उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। जिस तरह का रवैया, जिस तरह का व्यवहार हम अपनाते हैं, उसी तरह से हमारी पहचान बनती है। उनका कर्मशील जीवन मुखर संदेश से भी प्रखर था। जो वो कहते उसके कहने से अधिक तो उनका व्यक्तित्व था। उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनकी पर्सनालिटी को देखकर जो आसपास का माहौल पॉजिटिव हो जाता था। कई युवा जो विज्ञान से जुड़े थे वे उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे, क्योंकि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए कहना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। और जब हम करते हैं तो सामने वाले अनायास ही, अपने आप ही, स्वतः ही हमारा अनुसरण करते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक शोध में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहे। जब उन्हें भौतिकी विभाग के प्रोफेसर की नौकरी मिली तो कम वेतन और कम सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्होंने वह नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे विज्ञान में शोध करना है, रिसर्च करना है। और ऐसा उन्होंने किया और भारत के प्रथम वैज्ञानिक बन गए। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धन और सुख सुविधा का मोह त्याग कर शोध या किसी अन्य कल्याणकारी कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार अनेक नव युवकों को शोध के लिए प्रेरित किया वह भी अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। उन्होंने राष्ट्रीयता एवं भारतीय संस्कारों को नहीं त्यागा। बहुत सही, इन बातों को आप भी ध्यान रखें कि हमारी जो पहचान है, हम कहीं भी जाएंगे, हमारी पहचान हमारे नाम, कद, काठी इससे नहीं है। हमारी पहचान है हम भारतीय हैं, और हमारी भारतीयता की पहचान हमें गर्व से भर देती है। उस भारतीयता की पहचान, उन संस्कारों को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में बसाए रखना, ताकि हमारी जो भारत है, हमारे जो माता पिता के संस्कार हैं, वे हमेशा हमारे अंदर बसे रहें। उन्होंने अपना दक्षिण भारतीय पहनावा भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल जैसे वे थे, मतलब उसी तरह से रहे। उन्होंने ये नहीं कि सफल वैज्ञानिक बन गए या विश्व प्रसिद्ध हो गए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ ही दिया, संस्कार छोड़ दिए, विदेशी सभ्यता की ओर जाने लगे हों या अपनी वेशभूषा त्याग कर कोई अलग वेशभूषा धारण कर ली हो। वे जैसे थे
वैसे ही रहे। एक सच्चे, एक कर्मठ, एक सच्चे व्यक्ति की पहचान। अगला प्रश्न आया है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये है पाठ की वे पंक्तियां जिन्हें हमें समझना है। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा? जब उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी पर आ गए, तभी ये उन्होंने कथन लिखा था लेखक ने। वेंकटरामन सच्चे सरस्वती साधक थे। वे जिज्ञासु प्रकृति के वैज्ञानिक अथवा अन्वेषक थे तथा अन्वेषक थे। उन्होंने सरकारी सुख सुविधाओं की अपेक्षा वैज्ञानिक खोजों को अधिक महत्व दिया। इसके लिए वित्त विभाग की ऊंची नौकरी छोड़ दी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी स्वीकार कर ली। इस प्रकार से वे शिक्षण पाने व देने के काम को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने यही किया। तभी तो लिखा है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं ऊपर थी। समझ आया? अगला प्रश्न है, हमारे पास ऐसी ना जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। समझ आया क्या कहना चाहते हैं? कि ऐसे कई कार्य हैं जो एक अपना पात्र ढूंढना चाहते हैं, एक अपने लिए सुयोग्य नागरिक की तलाश में, एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति की तलाश में है जिनको अभी तक वो नहीं मिला है। जैसे विज्ञान या जो रिसर्च या शोध जो सर रामन ने किए, उनको जो पढ़े थे उनको सर मिल गए और उन्होंने वो कार्य पूरा किया। ऐसे कई ऐसे कार्य हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी हुनर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके समर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप को लगा दीजिए, जुनून के साथ, जिद के साथ अपने हुनर को निखारिए। अंतर आत्मा से अपने आप को अपने हुनर के प्रति, अपने टैलेंट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की वस्तुएं बिखरी होती हैं। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब उन बिखरी चीजों को सही ढंग से संवारने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उन्हें नया रूप दे सकते हैं। इन घटनाओं को अनुसंधान करने वाले खोजियों की तलाश रहती है। ये घटना, ये वस्तुएं ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहती है कि कब आएगा कोई और हमें एक नया रूप देगा। आपको करना है। अब है अगला प्रश्न। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। बहुत अच्छा प्रश्न। हठ योग का अर्थ है जिद करने वाला, जुनून मन में रखने वाला। वह यह नहीं देखता कि परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं या नहीं। वो सुख सुविधाओं के अनुसार अपने आप को सेट नहीं करता है। उसके सामने जो भी परिस्थितियां होंगी उसे कार्य करना है तो करना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपनी इच्छा शक्ति को दबने नहीं देता। अपने कार्य को पूरा करके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना कार्य करना है। रामन कलकत्ता में सरकारी नौकरी करने के दौरान भी बहु बाजार में स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की काम चलाऊ प्रयोगशाला के काम चलाऊ उपकरणों से प्रयोग करते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत सारे ऐसे उपकरण चाहिए जो एकदम अच्छे हों, तभी मैं शोध करूंगा, तभी मैं रिसर्च करूंगा। उनके पास जो था उन्होंने उसी में किया और नतीजा हम सबके सामने है। यह अपने आप में आधुनिक हठ योग का उदाहरण है जो सर ने हम सबको दिया। आशा करती हूं आप सभी ने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, समझा है और उसमें निहित शिक्षा को भी आत्मसात किया है। और सर वेंकटरामन जी की जो संघर्षमय जीवन था उससे हमें प्रेरणा भी प्राप्त हुई। अपने जीवन में हर एक कार्य को आप इसी तरह से समर्पण भाव के साथ करिएगा और जो भी मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो उन्हें देखकर पीछे नहीं हटना है और ये नहीं कहना है कि अब ये ऐसी मुश्किल है तो हम भला कार्य कैसे कर सकते हैं, या हमें ये सुविधा प्राप्त नहीं हुई है तो हम वो कार्य अंजाम तक कैसे पहुंचाएं। ये सारे कार्य होते हैं यहाँ से, तभी तो उनके कार्य को आधुनिक हठ योग की संज्ञा दी गई थी। तो आपके कार्यों को भी इसी तरह से आपको करना है। परेशानियां, मुश्किल आने दीजिए, क्योंकि वही हमें अंदर से प्रेरित करती हैं। अब चलते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आप हर एक विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC,
JAIIB, CAIIB, बैंक, इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप फ्री देख सकते हैं। किसी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात ना तो कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे, तो अपने मस्तिष्क में कोई डाउट बिल्कुल मत लाइएगा, किसी तरह की चिंता या संदेह भी मत लाइएगा। हम हैं सदा के लिए। मैं बता दूं आपको कि आप जैसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, या फिर मैं हिंदी की बात करूं तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 9th हिंदी, और जब आप अपने हिंदी वीडियो पर जाएंगे तो एक बार प्लेलिस्ट पर जाइए, और प्लेलिस्ट पर जाते ही आप पाठ्यक्रम, जो भी वीडियो आपको देखना है, क्या संपूर्ण करिकुलम पाठ्यक्रम देखना है, सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, जो भी आपको देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो, आपके सामने आ जाएगा। आपसे मैं एक बात कहूंगी कि हर एक वीडियो को, जिस भी पाठ या जिस भी विषय का टॉपिक आप देख रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ताकि फुल ऑफ कंसंट्रेशन से आप जो देखना चाह रहे हैं वो समझ में भी आए। क्योंकि सिर्फ देखना ही नहीं है, हम जो विषय जानना चाहते हैं उसकी तह तक भी हमें जाना है। अभी पढ़ा ना हमने डॉक्टर रामन, वैज्ञानिक रामन जी द्वारा, कि हर एक की तह तक जाना है, जड़ तक जाना है, तब जाकर समझ में आता है। और जो वीडियो आप देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा ही, पसंद भी आएगा ही, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी जो वीडियोस रिलीज होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, सभी चहीते जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी पाठ के क्या करेंगे बताइए, बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऊर्जावान रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।